हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 8th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। खनिज और शक्ति संसाधन के कुछ पार्ट्स जो है हमने पार्ट 1 में देख लिए थे। तो हमने इसमें जाना था कि खनिज क्या है, खनिज के उपयोग क्या क्या है, खनिज पाए कहाँ जाते हैं, खनिजों का संरक्षण कैसे होता है। और आज हम जानेंगे परंपरागत और अपरंपरागत संसाधनों के बारे में। तो बहुत ज़्यादा अपनी वाणी को इधर उधर ना करते हुए सीधे टॉपिक पे पहुंचते हैं। अगर आपने वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात कर रहे हैं शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गीज़र का बटन, यहाँ गाइज़र लिखा हुआ, आप गीज़र समझ जाना, है ना, गीज़र का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी के जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है और इसके बाद उसके लिए ब्लेंडर के में जो है 1 ग्लास संतरे का जूस तैयार करने में रसोई घर में तेज़ी से पहुंचती है। तो सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए एक गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। अब देखिए, ये सारी बातें मैं क्यों कर रही हूँ अभी आपको पता चलेगा। विद्यालय जाते समय सन्नी जो है बत्ती और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों में जो भी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा कर देती है, क्योंकि मांग अधिक है और पूर्ति उसके हिसाब से बहुत कम है। तो देखिए, इन सब चीज़ों में आप देख रहे होंगे कि हर जगह खनिज संसाधन का उपयोग प्रयोग हो रहा है और शक्ति और ऊर्जा जो है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए, कोई भी हम कार्य करने जा रहे हैं तो हर जगह जो है हमें संसाधन की आवश्यकता पड़ रही है। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा, हर जगह शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। अब सबसे पहले बात करेंगे परंपरागत संसाधन क्या है। ठीक है, तो परंपरागत संसाधन क्या है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तो देखिए, ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है ना, ये ऐसे स्रोत हैं जो लंबे समय से हमारे द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे हैं। क्या होते हैं परंपरागत स्रोत? यानी कि जो परंपरागत रूप से चली आ रही है ना, लंबे समय से जिसका सामान्य उपयोग होता आ रहा है, यानी कि ईंधन और जीवाश्मी ईंधन जो है परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ईंधन क्या है। देखिए, इसका उपयोग ईंधन से ही नाम प्रदर्शित हो रहा है कि हम जो है ऊष्मा प्राप्त करने के लिए और कुछ चीज़ जो है पकाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ईंधन का उपयोग। तो देखिए, इसका उपयोग जो है पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए होता है और हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होती है। ध्यान रखेंगे, या तो वो गोबर गैस के थ्रू ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अभी आइए देखते हैं आगे। तो इससे पहले हम देख लेते हैं खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, इनके लाभ और हानियाँ। देखिए, लाभ क्या है खनिज तेल के? आसानी से परिवहनीय, मतलब कि आसानी से ले आ सकते हैं टैंकरों में भर के। दूसरा लाभ क्या है? पेट्रो रसायन उद्योग का ये आधार है। जो भी पेट्रोकेमिकल उद्योग होते हैं ना, इसका आधार है खनिज तेल। ठीक है, अब बात करेंगे प्राकृतिक गैस के क्या लाभ हैं। ये भी आसानी से परिवहनीय है। पाइपलाइन बना दीजिए और ये जो है एक जगह से दूसरी जगह दौड़ा दीजिए पाइपलाइन बना के, है ना। दूसरी चीज़, दूसरा लाभ क्या है इसका? तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है ये प्राकृतिक गैस, यानी कि तेल और कोयले से जितना प्रदूषण होता है ना, उसके कंपैरिजन में बहुत अधिक स्वच्छ है ये प्राकृतिक गैस। और तीसरा सबसे बढ़िया लाभ है जो वो तेल से सस्ता, यानी कि पेट्रोल से सस्ता प्राकृतिक गैस है। अब इन दोनों की हानि के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, तेल जो है ना, अधिप्लावन और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय, यानी कि तेल जब बहुत ज़्यादा फैल जाएगा या गैस का रिसाव होगा ना, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम होती है। ये बात जाहिर सी बात है कि गैस का रिसाव होगा या फिर तेल फैलेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, है ना। दूसरी चीज़, निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा, जो भी प्रदूषण जो वातावरण में फैलेगा ना, उसके कारण अम्ल वर्षा होगी। तो अम्ल वर्षा में एसिड रेन इसे कहते हैं और इसमें जो है SO2 और NO2 इसकी बारिश होती है। नॉर्मल बारिश नहीं होती है ये अम्ल वर्षा जो होती है। ठीक है, तीसरा हानि क्या है? नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं, यानी कि नए ईंधन का अन्वेषण इसमें आसान नहीं है। अब देखिए,
अब आएंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में, ठीक है। तो ये जो है हानि के अंतर्गत देखिए ऊर्जा के परंपरागत इसको स्रोत, एक तो हो गया ईंधन, ठीक है, दूसरा हो गया कोयला और तीसरा हो गया जल विद्युत। इनका हम 1 बाय 1 करके लाभ और हानि देखेंगे। तो ईंधन का लाभ क्या है? सुपर्याप्त, मतलब ईजिली मिल जाता है, ठीक। दूसरी चीज़, बहुसंख्यक लोगों द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब आप समझ लीजिए कि भारत जो है गांवों का देश है, तो गांव की अधिकतर आबादी जो है वो इस ईंधन का प्रयोग करती है। अब बात करते हैं इसकी हानि क्या है। इसके संग्रहण में ना, मतलब इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है, प्रदूषण भी फैलाता है। जब आप कोयला वगैरह जलाओगे, है ना, ईंधन वगैरह जलाओगे, जैसे गोबर के उपले वगैरह जलाते हैं, तो क्या होता है? इससे प्रदूषण होता है। दूसरी चीज़, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करती है। जाहिर सी बात है, जब उपले वगैरह जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कोयले के बारे में। देखिए इसका लाभ क्या है, विस्तृत रूप से उपलब्ध है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको कि हमारा भारत जो है कोयला संपन्न देश है, हमारे यहाँ बहुत कोयला है, तो विस्तृत रूप से उपलब्ध है ये। और विद्युत रूपांतरण के लिए उपलब्ध है। आपको पता है कि कोयले के द्वारा जो है भी है विद्युत उत्पन्न की जाती है। हानि क्या हुई? कोयला जलाने से भाई प्रदूषण तो होता ही होता है, और परिवहन के लिए जो है भारी होता है ये, ले आने ले जाने में ये, क्योंकि कठोर पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, तो ले आने ले जाने में जो है ये भारी होता है। अब अगली चीज़ देखते हैं, जल विद्युत। बहुत अच्छा ये माध्यम है। सबसे पहला लाभ इसका है ये प्रदूषण मुक्त, इससे बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता। दूसरी चीज़, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है, बिल्कुल देता है। और जो है इन दोनों ईंधन के कंपैरिजन में ये बहुत सस्ता है, क्योंकि जल ही जल है ना। अब हानि क्या है इसका? अब देखिए, स्थानीय समुदाय का विस्थापन, ठीक है। दूसरी चीज़, निम्न क्षेत्रों में जल प्लावन, और स्थापन करने में जो है, स्थापित करने में ये बहुत खर्चीला है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि जीवाश्मी ईंधन क्या होता है। देखिए क्या हुआ था ना कि पौधे और जानवर के अवशेष जो लाखों वर्ष पहले धरती के अंदर दबे रह गए थे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि धरती के नीचे जो ना बहुत ज़्यादा ताप और दाब का प्रभाव होता है। तो इस ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में ये चीज़ें जो हैं वो परिवर्तित हो गई, और इन्हें कहा जाता है जीवाश्मी ईंधन। और इसी से जो है वो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो है वो ना परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। तो इन खनिजों के भंडार जो है ना वो सीमित हैं, जाहिर सी बात है ना। और विश्व में बढ़ती जनसंख्या बढ़ रही है, तो उनकी मांग भी बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है तो उसका उपयोग बढ़ रहा है। निर्माण की दर तो लेकिन उसके कंपैरिजन में जो है वो तो बहुत कम है ना, क्योंकि ये तो सीमित है और लाखों वर्ष लग जाते हैं इसे बनने में। तो जनसंख्या जो है जिस दर से इसका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, और इसीलिए ये शीघ्र से समाप्त होने वाले हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले ईंधन की बात करते हैं कोयले की। अब देखिए, ये आप तापीय ऊर्जा संयंत्र देख रहे होंगे, ये जो है कोयले के माध्यम से उत्पन्न किया जा रहा है विद्युत। आइए देखते हैं इसके बारे में। ये बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग क्या है? घरेलू ईंधन, उद्योगों में जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजन, विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो कोयले से प्राप्त जो विद्युत होती है ना, उसे कहते हैं तापीय ऊर्जा। कोयले से प्राप्त होने वाली विद्युत को क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा। तो कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं ना, वो लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी के परत में दब जाने से बना है, ये हम देख चुके हैं। तो कोयला को जो है इसीलिए अंतर्हित धूप के नाम से जाना जाता है। कोयला को किस नाम से जाना जाता है? अंतर्हित धूप के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता है कि हमने पिछले पार्ट में भी देखा था कि विश्व में जो है कोयला उत्पादक देशों में, अग्रणी देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस है। और भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं रानीगंज, पश्चिमी बंगाल। रानीगंज कहाँ है? झारखंड वाला रानीगंज है ना। वेस्ट बंगाल, झरिया भी झारखंड में है, धनबाद भी झारखंड में है, ठीक है। और बोकारो झारखंड में ही है, ठीक है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें फेमस है। कोयला तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम। सबसे पहले देख लेते हैं पेट्रोलियम शब्द आया कहाँ से, ठीक है। तो पेट्रोलियम शब्द जो है ना वो लैटिन शब्द पेट्रा से निकला है। इसका अर्थ क्या होता है? शैल, ओलियम, अर्थ जो है तेल से लिया गया है इसका, और इसीलिए पेट्रोलियम का अर्थ शैल तेल होता है,
ठीक है। अब आइए जानते हैं पेट्रोलियम के बारे में। अब पेट्रोल से तो आप लोग सभी लोग परिचित होंगे, जिससे आपकी कार चलती है ना। तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकती है ना। और दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है, जिसे कहते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है ना, पेट्रोल जो है ना, वो प्राप्त ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाता है डायरेक्ट। इसका प्रभाजी आसवन के थ्रू जो है हम पेट्रोल प्राप्त करते हैं। अभी हम देखेंगे प्रोसेस। तो ये जो सेल की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है, यानी कि तटीय क्षेत्रों से इसका वेधन किया जाता है। इसके बाद जो है परिष्करणशाला में भेजा जाता है पेट्रोलियम को, क्योंकि वो अशुद्ध होता है। हाँ, इसके बाद जो है परिष्करणशाला में भेजा जाता है और प्रभाजी आसवन कराया जाता है, जहाँ जो है अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद, जैसे देखिए जब ये पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन कराया जाता है ना, तो डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक स्नेहक जो है ये निकलते हैं, ये तैयार किए जाते हैं। अब देखिए, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को कहा जाता है काला सोना, और इसीलिए एग्जाम में पूछा भी जाता है कि काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है। ये जाना जाता है पेट्रोलियम को। ठीक है, आगे देखते हैं। क्यों? क्योंकि काला सोना अब क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है और पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश हैं ईरान, इराक। यहाँ जानते हैं पानी महंगा है तेल के कंपैरिजन में, तो मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हो गए? ईरान, इराक, सऊदी अरब, है ना, और कतर। ध्यान रखेंगे, पेट्रोलियम उत्पादक मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? इराक, ईरान, सऊदी अरब और कतर। और अन्य मुख्य उत्पादक हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया। हमारा भारत जो है वो आयात करता है। भारत में भी जो है असम का डिगबोई हो ना, और मुंबई के बॉम्बे हाई, और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा जो है इसके उत्पादक क्षेत्र हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। हम बेसिकली जो है आयात ही करते हैं पेट्रोलियम का। अब देखिए, अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस क्या है? हमने कोयला जान लिया क्या है, हमने पेट्रोलियम देख लिया, अब हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक गैस की। देखिए, प्राकृतिक गैस जो है ना, वो पेट्रोलियम के निक्षेपों के साथ पाई जाती है, यानी कि जब पेट्रोलियम निकाला जाता है ना, तो उसके निक्षेप में पाई जाती है ये प्राकृतिक गैस, और ये जो है तब निर्मुक्त होती है, यानी कि निकलती है। तो जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, यानी कि जो है अशुद्ध तेल, यानी कि धरातल से जब निकाला जाता है ना अपरिष्कृत, फिर उसे परिष्कृत किया जाता है, तो क्या करते हैं प्रभाजी आसवन के थ्रू, तो इसका उपयोग किस में करते हैं? घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस के उत्पादक देश जो हैं वो जान लीजिए, वो भी रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड। और भारत में कहाँ कहाँ है ये भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भारत का रेफरेंस तो जानना बहुत ज़रूरी है। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। एक बार मैं फिर से बताऊं, भारत के जैसलमेर, ठीक है, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। और विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के जो है अपने पर्याप्त भंडार हैं। एक बात और जान लीजिए, एक और है प्राकृतिक गैस सीएनजी, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी, यानी कि ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है, पर्यावरण लवर है। तो ये है पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह जो है पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। आगे देखते हैं। देखिए, हमारे द्वारा जो है ना जीवाश्मी ईंधन के उपयोग की तीव्र वृद्धि जो है चिंताजनक विषय बन गई है। हर क्षेत्र में मानव ने जो है मतलब उसको ख़त्म करने पे तुला हुआ है। जनसंख्या इतनी ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हो रही है कि मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही तो इनके उपयोग बढ़ रहे हैं, लेकिन ये संसाधन तो सीमित है ना, इनको बनने में तो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो ये तो संसाधन सीमित है।
तो इसीलिए जो है ये समाप्ति पर पहुंच गए हैं। और इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले जो विषैले प्रदूषक हैं ये भी चिंता का विषय हैं। अब भाई इनके संसाधन भी जो है ये सीमित है और इनसे निकलने वाला प्रदूषण भी जो है वो चिंता का विषय बना हुआ है। तो जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना जो है अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है। जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे नल से जो है टप 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 बूंद जो है अगर टपकती रहती है तो एट द एंड क्या होता है, सूख जाता है, पानी जो है टंकी का ख़त्म हो जाता है। वही चीज़ ये जीवाश्म ईंधन के साथ भी होने वाला है। तो इसने जो है हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। तो अब आइए बात कर लेते हैं जल विद्युत के बारे में। देखिए, बांधों में वर्षा जल और जो है नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है, यानी कि इकट्ठा किया जाता है। तो बांध के अंदर पाइप के द्वारा जो है बहता जल बांध के नीचे टरबाइन के ऊपर गिरता है और घूमते हुए ब्लेड जो है जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। अभी मैं आपको फिगर आउट करा दूं, रुकिए, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ से पानी जो है गिर रहा है और ये आपको दिख रहा होगा टरबाइन, टरबाइन की ये प्लेट दिख रही होंगी, ठीक है। तो टरबाइन की ये जो प्लेट यहाँ से पानी गिरता है ना, और टरबाइन गोल गोल जो है वो घूमता रहता है और पानी जो होता है वो गर्म होके सीधे चला जाता है। तो क्या कहते हैं ना कि जो ये ब्लेड है ना, ये ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और यह जो है जल विद्युत कहलाती है। तो विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग भी हो जाता है कृषि में, ठीक है। तो विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। 1/4 मतलब समझ लीजिए 4 में से 1 हिस्सा जो है वो जल विद्युत से उत्पन्न होता है। तो विश्व में जल विद्युत अग्रणी उत्पादक देश है पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन। और भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं: भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर नदी घाटी परियोजना, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे होंगे, सतलज जो है, सतलज जल विद्युत परियोजना यहाँ पे बनाई गई है, यहाँ पे जो है विद्युत पैदा होती है। अब देखिए, एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश है नॉर्वे। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला कौन सा देश है, नॉर्वे है। हमने परंपरागत स्रोत देख लिए, अब हम देखेंगे गैर परंपरागत स्रोत। देखिए, ये जो है ना जीवाश्मी ईंधनों के जो है बढ़ते उपयोग से जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से जो है इनका उपयोग लगातार होता रहा ना, तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसके उपयोग जो है पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा हो रहे हैं और इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है ना, तो इसका उपयोग की जो है आवश्यकता है। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा जो है वो स्कॉटलैंड में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। ये जो छोटे छोटे बॉक्स में लिखे होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं और इन्हीं को उठा के कभी कभी एग्जाम में ही पूछ लिया जाता है ना। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान होनी चाहिए कि विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा जो है वो स्कॉटलैंड में है। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से ही प्रदर्शित हो रहा है कि सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, है ना। तो सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। तो सूर्य से हमें ऊष्मा मिलती है, प्रकाश मिलती है, हम सबको पता है। और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा जो है सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है और इनमें कई सेलों को सौर पैनलों से तापन या फिर जो है वह प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। तो धूप की प्रचुरता वाले उष्ण या फिर जिसे कह लीजिए कि गर्म एरिया वाले उष्ण कटिबंधीय में जो है देशों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। तो सौर ऊर्जा जो है ना, इसके उपयोग का सौर तापन, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये आप सौर प्लेट देख पा रहे होंगे, ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लगाए गए सौर पैनल है, ठीक है।
अब देखिए हम जो है ना थोड़ा सा ये जो गैर परंपरागत स्रोत हैं इनके हम लाभ हानि देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के लाभ क्या हैं? अच्छा, जितने भी जो ये गैर परंपरागत है ना, जैसे ज्वारीय ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा, तो ये जो है ये प्रदूषण मुक्त है। इन तीनों के ही लाभ यही हैं। देखिए इसके भी प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण मुक्त। ठीक है, तो सबसे पहले पवन ऊर्जा को देख लेते हैं। प्रदूषण मुक्त होता है सबसे पहली बात। दूसरी बार, एक बार स्थापित हो जाने के बाद ना विद्युत उत्पादन की कम लागत, यानी कि इसको इसको जो है रखने में तो जो है थोड़े खर्च आते हैं, लेकिन जब आप इसको एक बार जो है स्थापित कर दीजिए तो बहुत कम लागत से जो है ये पवन ऊर्जा देती है। दूसरी चीज़, सुरक्षित और साफ भी है, ना करंट की झंझट, ना जो है कचड़े की झंझट। ठीक है, सुरक्षित भी है और साफ भी है। हानि क्या है? ठीक है, बहुत तेज़ हल्ला करता है। जब ये इसकी पंखियाँ चलती है ना पवन ऊर्जा की, तो हल्ला करती हैं बहुत तेज़, तो इससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। दूसरा हानि ये है कि पवन चक्कियों को स्थापित करना बहुत महंगा है। अच्छा, ये जो सौर ऊर्जा के जितने भी चीज़ें हैं ना, ये बहुत कॉस्टली होती हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तीसरी चीज़, रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान होता है। जाहिर सी बात है, जब इसकी पंखियाँ बहुत तेज़ चलेंगी तो नेटवर्किंग प्रोसेस में हानियाँ होंगी। ठीक है, और सबसे बड़ी हानि होती है पक्षियों के लिए। पक्षियाँ जैसे जानते हैं आपकी आकाश में उड़ते हैं, और इसकी पंखियाँ जो होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती है। पंखियाँ गोल गोल राउंड राउंड घूमती है, और अगर पक्षी वहाँ से गुजरे तो वे कट मर जाते हैं। तो पक्षियों के लिए बहुत हानिकारक है। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा। तो इसका सबसे पहला लाभ है कभी ना ख़त्म होने वाला, यानी कि असमाप्य। ठीक है, दूसरा लाभ है प्रदूषण मुक्त, ये हम देख चुके हैं। हानि क्या है इसकी? खर्चीला। यदि आप एक सोलर की एक पैनल खरीदने जाओगे ना, एक प्लेट, आपको 30,000 से 40,000 खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत कॉस्टली होता है सौर ऊर्जा का प्लेट जो है। और दूसरा हानि ये है कि स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा की बर्बादी भी होती है। ठीक है, अब आते हैं ज्वारीय ऊर्जा की। ज्वारीय ऊर्जा भी प्रदूषण मुक्त और कभी ना खत्म होने वाला। हानि क्या है कि वन्य जीव आवास का नष्ट होना। जब ये ज्वारीय ऊर्जा जो स्थापित करते हैं तो क्या होता है? वन्य जीव आवास का स्थापन, और दोहन में जो है वो कठिन है। अब देखिए परमाणु ऊर्जा को देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा का क्या लाभ है? ये बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादित करते हैं, सबसे बड़ा लाभ इसका ये है। हानि क्या होती है कि रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना। तो रेडियो एक्टिव जानते हैं, ये जो यूरेनियम वगैरह हो गए, तो ये क्या होते हैं? व्यर्थ में उत्पन्न होंगे तो नुकसानदायक होते हैं। और ये परमाणु ऊर्जा जो स्थापित करना होता है ना, बहुत खर्चीला होता है। ठीक है, अब देखते हैं बायोगैस। बायोगैस का क्या लाभ है? कम लागत पे लग जाती है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, इसका उपयोग करना आसान है। तीसरी बात, जो जैव व्यर्थ निकलते हैं ना, काऊ डंग वगैरह जो है, बुफेलो डंग वगैरह निकलते हैं, जिसको आप गोबर वगैरह कहते हैं, तो ये जो है बायोगैस में अच्छी तरीके से उपयोग हो जाते हैं। हानि क्या है? इससे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट निकलता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा निकलती है और हरित गृह प्रभाव के कारण होता है। अगला है भूतापीय ऊर्जा। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ ये, अच्छा देखिए, ये सोच रहे होंगे कि हमें इनके बारे में मैम ने नहीं बताया। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भूतापीय ऊर्जा क्या है, बायोगैस क्या है, परमाणु ऊर्जा क्या है। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ लाभ हानि देख रहे हैं। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का लाभ क्या है? स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी होता है और हर समय उपलब्ध होता है। ठीक, हानि क्या है कि शहर से बहुत दूर ये स्थापित होने के कारण विद्युत वहन जो है इसका खर्चीला होता है। जाहिर सी बात है, शहर से जब बहुत दूर स्थापित करेंगे तो तार वगैरह जो है शहरों में लाना होगा, तो ये जो है बहुत खर्चीला होता है। सौर ऊर्जा तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। देखिए पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है, मतलब कभी ना समाप्त होने वाला। तो पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने में, जल निकालने के लिए चिरकाल से किया जा रहा है ना। वर्तमान में क्या होता है कि पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्कियों को घुमाती हैं। जब हवा बहुत तेज चलती है ना, तो पवन चक्की के पंखे जो होते हैं ना, वो अपने आप घूमने लग जाते हैं, और ये क्या करते हैं? विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। और पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म जो है तटीय क्षेत्रों आपको पता है, मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहाँ जो है ये स्थित किया जाता है। और पवन फार्म जो है वो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं।
पवन ऊर्जा हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा के बारे में। देखिए, परमाणु ऊर्जा जो है ना, वो प्राकृतिक तौर से रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे कि यूरेनियम हो गए और थोरियम हो गए, तो ये परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो पदार्थ है ना, ये नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विघटन से गुजरते हैं और उत्सर्जन जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। और भारत में कहाँ होता है? भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं और थोरियम की जो है विशाल मात्रा केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कहीं अलग से भी नोट डाउन कर लेना कि भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु कल्पक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट जो है राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि तारापुर जो है ये परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो ये है कहाँ? महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर राजस्थान के कोटा में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में और तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाइट, है ना। अब देखिए परमाणु ऊर्जा थोड़ा देर देख लीजिए कि ये है नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है। ये विखंडन द्वारा ऊष्मा जा रही है, ये गर्म जल इधर जाता हुआ देख पा रहे होंगे। ये है मॉडरेटर, इससे भाप निकल रही है। यहाँ पे दो टरबाइन लगाई गई हैं। टरबाइन क्या करता है? गर्म जल छोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जनरेटर लगे हुए हैं और यहाँ पे विद्युत उत्पादन हो रहा है। देखिए बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। अब अगली ऊर्जा आती है भूतापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा। देखिए क्या है ना कि ताप ऊर्जा में जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? भूतापीय। भू से मतलब है पृथ्वी, तापीय मतलब पृथ्वी से तापमान निकलने वाली ऊर्जा, ठीक है। तो ये होती है भूतापीय ऊर्जा। तो पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ आप सभी को मैंने बताया कि तापमान की वृद्धि होती जाती है। तो कभी कभी जो है ना ये तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। तो यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। तो वर्षों से गर्म जल के स्रोत के रूप में जो है वो भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। अब आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे कि मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा है ये, और ये जो है भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना, ठीक है। क और ख ध्यान देनी। तो ये देखिए ये जो है भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र है कहाँ? यूएसए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना आप लोग कि भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ है? यूएसए। और इसके बाद है न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और जो है मध्य अमेरिका। और भारत में भूतापीय ऊर्जा कहाँ है? इसके संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख की पूगा घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। अब यहाँ देखिए कितना अच्छा चित्रांकन दिया हुआ है, इससे आपको सीधे समझ में आएगा। देखिए प्राकृतिक दरार आती है, ठीक है। ये गर्म जल, इससे निकल रही है भाप, ठीक है। यहाँ पे दो कुएं लगा दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जल आपको दिख रहा होगा, ठीक। जल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है, यहाँ पे टरबाइन, दो टरबाइन कनेक्ट कर दिए गए हैं और यहाँ पे जनरेटर, जिससे जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब अगली ऊर्जा आती है ज्वारीय ऊर्जा। अब एक बात और जान लीजिए, बॉक्स में जो लिखा होता है मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन है ना, वो फ्रांस में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? फ्रांस में बनाया गया है। अब आइए हम ज्वारीय ऊर्जा को डिटेल में देखते हैं। तो देखिए ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। अब आप ये मुझे बताओ कि ज्वार भाटा कहाँ आता है? ज्वार भाटा समुद्रों में आता है, तो जाहिर सी बात है ये ऊर्जा वहीं पे क्रिएट की जाती होगी। तो इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सकरे मुहाने के बांध में जो है निर्माण किया जाता है। जहाँ पे समुद्र का सकरा मुहाना होता है ना, वहीं पे जो है इस ज्वारीय ऊर्जा को स्टेबल किया जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए आपको देख पा रहा होगा समुद्र, ठीक है, ठीक। और इधर जो आ रहे हैं ये उच्च ज्वार है और यहाँ पे जो है
निम्न ज्वार क्षेत्र और उच्च ज्वार, इसके मिड में जो है ज्वारीय ऊर्जा का संयंत्र लगाया जाता है। यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है, यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है, इधर भी टरबाइन जनरेटर, और इससे जो है विद्युत उत्पन्न की जा रही है। अच्छा, जब उच्च ज्वार आते हैं ना, मान लीजिए कि बहुत तेज लहरों से, ठीक है, उच्च ज्वार के समय क्या होता है ना कि ज्वार की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। तो रूस, फ्रांस और जो है कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय क्षेत्र जो है वो है। अब बात आती है बायोगैस की। देखिए, बायोगैस तो मैं ये समझ सकती हूँ कि आप सबने ही देखा होगा अपने गाँवों में, ठीक है। तो बायोगैस संयंत्र आप देख भी लीजिए कैसे काम करता है, ठीक है। ये है गैस टैंक, ठीक, ये है खाद जो कि जिसमें हम गोबर वगैरह डालते हैं, उर्वरक, मृदा, और ये कर्दम। देखिए क्या होता है ना, जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे ले लिए, जंतुओं के अवशेष ले लिए, पशुओं का गोबर ले लिया, रसोई के अपशिष्ट ले लिए, कोई भी अपशिष्ट है जो बायोडिग्रेडेबल हो, तो इन अपशिष्टों को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे कहते हैं बायोगैस। तो जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित हो जाते हैं और ये अनिवार्य रूप से क्या छोड़ते हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो पूछा भी जाता है एग्जाम में कि बायोगैस में कौन सी गैस होती है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो बायोगैस जो होता है वो खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद्य उत्पादन होता है, ठीक है। और ऊर्जा जो है सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक जो है इस व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है और ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। तो देखिए क्या करते हैं ना कि सबसे पहले क्या करते हैं कि उर्वरक लेते हैं, उसमें खाद डालते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है कि ये गैस जाता है टैंकर में जो है गैस जो है जैविक अपशिष्ट अपघटित होता है बैक्टीरिया के द्वारा और फिर जो है इससे निकलती है गैस। तो अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। अब देखिए इसमें जो है हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों का नाम बताइए। तो हमारे उपयोग में क्या क्या आता है, एक तो लोहा हो गया, सब्जी बनाते हैं तो नमक का यूज़ करते हैं, ये भी जो है ये खनिज हो गया, और ग्रेफाइट, पेंसिल से लिखते हैं उसमें ग्रेफाइट होता है ना, तो ग्रेफाइट हो गया। दूसरा है अयस्क, क्या है, धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए जिन शैलों से यानी कि जिन चट्टानों से खनिज का खनन किया जाता है ना, वे जो शैल होती है या फिर चट्टान होती है ना, उसे कहते हैं अयस्क। तो धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस संसाधन में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। सबसे पहला है जैसलमेर, ये कहाँ है बच्चों, जैसलमेर, ये है राजस्थान में, ठीक है, और दूसरा है मुंबई, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या देंगे, बायोगैस, ठीक है, तटीय क्षेत्रों के लिए ज्वारीय ऊर्जा, और जो है शुष्क प्रदेशों के लिए पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। वहाँ भाई गर्मी ज़्यादा रहेगी ना, उष्णकटिबंधीय एरिया में ही तो शुष्क प्रदेश ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे जो है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा कार्य करेगी। अगला क्वेश्चन है, 5 तरीके दीजिए जिनमें से आप घर में ऊर्जा बचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं। सबसे पहला है बिजली उपकरणों की आवश्यकता न होने पर बंद कर दें। दूसरी चीज़, सब्जी प्रेशर कुकर में पकाएं। तीसरी चीज़, CFL बल्ब और ट्यूब का प्रयोग करें, है ना। और चौथी चीज़, खिड़कियों को खुली रखकर प्राकृतिक हवा और प्रकाश में जो है अधिकतम प्रयोग करें। 5वीं चीज़, गैस जलाने से पहले सब्जियां काटकर और धोकर तैयार कर लें। अगला है सही को जो है चिन्हित करना है। क्वेश्चन बोलूँगी, इसके 4 ऑप्शन होंगे, इसमें कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला, निम्नलिखित में कौन सी एक खनिज की विशेषता नहीं है। पहला है वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं के में निर्मित होते हैं, ये तो विशेषता है भाई। दूसरा है उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी है भाई। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है ये असमाप्य होते हैं, यही वाला नहीं होगा, ठीक है।
तो ये ऑप्शन सही होगा यानी कि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से विश्व में तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं? बोलीविया, घाना, चिली, जिम्बाब्वे। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन होगा ऑप्शन ख यानी कि चिली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी? तो कौन सी नहीं संरक्षित करेगी? खुली कड़ाही में कम ज्वाला पर भोजन पकाना, ठीक है। अब देखिए, अब हमें कारण बताने वाले क्वेश्चन देखने हैं। थोड़ा सा पहला वाला देख लेते हैं। बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। बड़े पैमाने पर वनों को काटा जाता है ना, काटा जाता है कि नहीं काटा जाता है, तो हमें पहलुओं को भी तो देखना होता है। और जो है बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। तीसरी बात, स्थानीय स्तर पर भूकंप, भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाता है। दूसरी बात, अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। तो देखिए, कोयला शक्ति के साधन के रूप में उद्योगों की मांग पूरी करता है। और दूसरी चीज़, कोयला जो है एक भारी खनिज ईंधन है, जिसे दूर क्षेत्रों में ढोने का खर्च भी तो बढ़ जाता है और समय भी लगता है बहुत। तीसरा कारण ये बताना है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं और इसीलिए इसे कहा जाता है काला सोना। चौथी बात है, आखनन पर्यावरणीय चिंता के विषय हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, जिससे जो है धूल बड़े स्तर पर पर्यावरण में फैलती है और इससे प्रदूषण होता है। अब देखिए, अब हमें अंतर स्पष्ट करना है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं परंपरागत ऊर्जा। अब देखिए, परंपरागत क्या होता है कि जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य जो है बहुत समय से करता आ रहा है और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता आ रहा है। दूसरी बात, इन स्रोतों के भंडार सीमित हैं और ये अनवीकरणीय हैं, ठीक है। इन्हें जो है बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तीसरी चीज़, इस ऊर्जा के स्रोत का उपयोग से प्रदूषण भी होता है। चौथी बात, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे जो है ये परंपरागत स्रोत हैं। अब बात कर लेते हैं गैर परंपरागत स्रोत की। देखिए, जिन स्रोतों को ना उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में करती है, यानी कि विकल्प, ठीक है, के रूप में करती है, ऑब्जेक्टिव के रूप में करती है। यानी कि जैसे सौर ऊर्जा वगैरह हो गए, तो विकल्प तो हम खोजेंगे ही ना, क्योंकि वो जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ये तो सीमित है, एक टाइम पे आके ये ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें दूसरा विकल्प भी तो लेके चलना होगा ना। दूसरी बात गैर परंपरागत स्रोत की, कि इन स्रोतों का भंडार सीमित नहीं है, ये बहुत हैं और ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तीसरी चीज़, इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण भी नहीं होता, सबसे अच्छी बात। और इसमें क्या क्या आते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा, ये सारे जो है इनके उदाहरण हैं। अगला है बताना अंतर बायोगैस और प्राकृतिक गैस में। देखिए, बायोगैस जो है वो मानव निर्मित संसाधन है, आप सभी को पता है। इससे कौन सी गैस निकलती है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे हो गए, जंतुओं के अवशेष हो गए, पशुओं के गोबर आदि से तैयार किए जाते हैं और इसके प्लांट जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों जगह लगाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोल निक्षेपों के साथ पाई जाती हैं। उपयोग क्या है? घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। और कहाँ कहाँ है ये प्राकृतिक गैस? जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में है। लौह और अलोह खनिज क्या होते हैं? लौह खनिज, जिसमें जाहिर सी बात है जिसमें लोहा पाया जाता है, लोहे के अंश पाए जाते हैं, वो लौह खनिज है। जैसे लौह अयस्क हो गए, मैग्नीज हो गए, क्रोमाइट हो गए। अलोह क्या हो गए? जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाएंगे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ठीक है। बात करेंगे धात्विक और अधात्विक खनिज। पहले धात्विक की बात कर लें। जिनमें धातु होती है वो क्या है? धात्विक। इन्हें पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। इनमें चमक होती है, जैसे लोह अयस्क हो गए, मैग्नीज, क्रोमाइट, सोना, चांदी, ब्ला ब्ला। और अधात्विक खनिज क्या होते हैं? जिन खनिज की धातु जो है प्राप्त नहीं होती, जो खनिज जो धातु से प्राप्त नहीं होते हैं वे अधात्विक होते हैं। ये पीटने पर टूट जाते हैं, इनमें चमक नहीं होती। जैसे देख लीजिए, संगमरमर हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, क्या इनमें चमक होती है? इन्हें पीटेंगे तो क्या लंबा होगा? ये टूट जाएंगे, है ना। तो ये हो गए अधात्विक। तो चलिए मैं समाप्त करती हूँ अपना यहीं पे वीडियो। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो। गाइस प्लीज़ 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 शेयर कर दिया करो वीडियो, है ना। थैंक यू वेरी मच।